हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हमारा इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इम्यूनोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू होगा, जो है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन स्टेम सेल्स, लिम्फॉइड लीनिएज, यानी कि जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से उनका ओरिजिन पॉइंट है। देन उसके बाद उसमें हम देखेंगे टी सेल्स, बी सेल्स, NK सेल्स एंड के सेल्स। देन इसके बाद देखेंगे माइलोनॉइड लीनिएज। माइलोनॉइड लीनिएज से कौन कौन से सेल्स डेवलप होते हैं, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मास्ट सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब। देन RBCs, देन रिसेंट स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले जो इम्यून सिस्टम होता है वो सेल्स के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है कि बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी चलती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वो इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसे हमारा इम्यून सिस्टम एक्वायर करता है, जिसे अडाप्ट करता है। ठीक है, तो अब जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनटू क्वेश्चन आती है तो जो सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं के थ्रू एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जनरेशन होता है। अब हम सेल्स के बारे में कुछ भी बात करें इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सेल जो है वो हीमियोपोएटिक स्टेम सेल के फॉर्म में बोन मैरो में उपस्थित होता है। ठीक है, यहीं से उस सेल का फेट डिसाइड होता है कि वो किस तरह की लीनिएज, किस तरह का बदलाव अंडरगो करेगा और कौन से सेल में वो डेवलप होगा। ठीक है, अब स्टेम सेल्स डेवलप इनटू ब्लड सेल थ्रू अ प्रोसेस नोन एज हीमियोपोइसिस। ये याद रखिएगा, हीमियोपोइसिस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी स्टेम सेल ब्लड सेल में किस प्रोसेस से बदलता है, तो याद रखिएगा हीमियोपोइसिस से बदलता है। एज दी स्टेम सेल डेवलप्स इनटू ब्लड सेल दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीमेटोसाइटोब्लास्ट। जो स्टेम सेल्स ब्लड सेल में डेवलप होते हैं उन्हें हीमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है और हीमोपोएटिक स्टेम सेल भी कहा जाता है। इसी प्रकार स्टेम सेल से लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट, लिम्फोसाइट्स हम आगे जाके देखेंगे, टी सेल होते हैं, बी सेल होते हैं और NK सेल्स होते हैं। तो स्टेम सेल से लिम्फोसाइट्स का जो डेवलपमेंट है वो लिम्फोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, स्टेम सेल्स 3 लाइंस में डेवलप होते हैं, लिम्फॉइड लीनिएज, माइलॉइड लीनिएज एंड इरिथ्रॉइड लीनिएज। ठीक है, इन 3 लाइंस में स्टेम सेल का डेवलपमेंट होता है, लिम्फॉइड लीनिएज, माइलॉइड लीनिएज एंड इरिथ्रॉइड लीनिएज। In lymphoid lineage, the stem cells developed into lymphoid progenitor. लिम्फॉइड लीनिएज में देखा जाए तो लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं उनके प्रीकर्सर्स का डेवलपमेंट होता है। यानी कि लिम्फॉइड लीनिएज से कौन बनेगा, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नल सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स। एक ही बात है, नल सेल्स बोलेंगे, नेचुरल किलर सेल्स बोले। नल सेल्स 2 टाइप के होते हैं, किलर सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स एंड जनरल किलर सेल्स। ठीक है, ये आगे जाके देखेंगे हम। नेचुरल किलर सेल्स और जनरल किलर सेल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जो लिम्फॉइड लीनिएज होती है उससे लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से जो माइलॉइड लीनिएज होती है उससे माइलॉइड प्रोजेनिटल सेल्स बनते हैं, और ये जो माइलॉइड प्रोजेनिटर्स होते हैं ये आगे जाके मोनोसाइट्स और पॉली मॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स में बदलते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स माइलॉइड प्रोजेनिटल लीनिएज से बनते हैं, माइलॉइड लीनिएज से बनते हैं। मोनोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोसाइट्स ही आगे जाके मैक्रोफेज बनेंगे, और मैक्रोफेज के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बॉडी का जो सबसे पोटेंट, सबसे अच्छा APC होता है वो कौन होता है, मैक्रोफेज होता है। ठीक है, मोनोसाइट्स मैक्रोफेज बनाते हैं आगे जाके। जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनके अंदर इसके अलावा इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मेगा कैरियोसाइट्स, ये सब
इंक्लूडेड होते हैं, और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं ये आगे जाके प्लेटलेट्स बनाते हैं। और फिर तीसरी जो होती है इरिथ्रॉइड लीनिएज, इससे आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आरबीसी इरिथ्रॉइड लीनिएज से प्रोड्यूस होता है। अब ये देखिए कि चार्ट आप देखें भी और आपका ड्रॉ करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपको तीनों टाइप की लीनिएज जो है वो क्लियर हो जाएगी। जो फर्स्ट है वो लिम्फॉइड लीनिएज है, जिससे लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसिंग प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं। और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स और नल सेल्स। नल सेल्स फर्दर दो में डिवाइडेड होते हैं, एनके सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल्स और के सेल्स यानी कि किलर सेल्स। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी आती है वो माइलॉइड लीनिएज की आती है, जिससे माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स रिलीज होते हैं, और ये इसी से मोनोसाइट्स भी बनते हैं और मोनोसाइट्स बड़े होके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरे जो इससे सेल्स बनते हैं वो है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मेगा कैरियोसाइटोटिक सेल, मेगा कैरियोसाइट और प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स का डेवलपमेंट होता है। ये सभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि किससे कौन से सेल्स का डेवलपमेंट होता है। थर्ड कैटेगरी जो है वो इरिथ्रॉइड लिंकेज की है, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देन अब बात करें इम्यून सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण सेल्स जो होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है वो मोनोन्यूक्लियर नॉन ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो कि इम्यूनिटी जनरेट करने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं, लिम्फ में पाए जाते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में पाए जाते हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सभी स्पेरिकल या ओवॉइड शेप के होते हैं, मतलब कि ओवल या स्पेरिकल शेप के होते हैं। इनका जो डायमीटर है वो 7 से 12 म्यूएम होता है, और इनके अंदर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म, मतलब इनके अंदर एक रिम होती है साइटोप्लाज्म की। और बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और नल सेल्स। नल सेल्स फर्दर 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स और किलर सेल्स। और मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी बता चुकी हूँ कि टी सेल कितने प्रकार के होते हैं। टी सेल 4 प्रकार के मैंने आपको बताए, टी हेल्पर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी डिलेड सेल, है ना। ये 4 टाइप के टी सेल्स होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले लिम्फोसाइट्स का डिस्क्रिप्शन देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? टी सेल। इनका फुल फॉर्म होता है थाइमस डिराइव्ड सेल्स, क्योंकि इनका डेवलपमेंट थाइमस में होता है इसलिए इन्हें कहते हैं थाइमस डिराइव्ड सेल्स। जो टी सेल्स होते हैं वो जिस इम्यूनिटी को जन्म देते हैं उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। किस तरह से उनका एंटीजन से इंटरेक्शन होता है मैंने पिछला वीडियो डाला था रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन नाम से, जिसमें पूरा इम्यून रिस्पांस जनरेशन का प्रोसेस बताया है। तो एक बार वो वीडियो भी आप जरूर देखें, तो उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से टी हेल्पर सेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के जनरेशन में। ठीक है, यदि हम टी सेल की बात करें तो टी सेल का फुल फॉर्म होता है थाइमस डिराइव्ड सेल। टी सेल जिस इम्यूनिटी को जन्म देता है उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एंड जो टी सेल्स है उनका डेवलपमेंट और उनका मैच्योरेशन थाइमिक हार्मोन्स, थाइमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसकी उपस्थिति में टी सेल्स का डेवलपमेंट और उसका जनरेशन होता है। ठीक है, टी सेल्स 4 प्रकार के होते हैं, टी हेल्पर सेल्स यानी कि टी एच सेल, टी सप्रेसर सेल यानी कि टी एस सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल या टी किलर सेल्स, टी के सेल्स इन्हें बोलते हैं, और टी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी सेल यानी कि टी डी सेल। ये 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सेल्स की, जो होते हैं टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल्स CD4 सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों?
क्योंकि इनके ऊपर एक मार्कर उपस्थित होता है जो एमएससी क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करने में सहायक होता है। वो मार्कर होता है CD4। CD4 ही एमएससी क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के साथ साथ ही एंटीजन और TCR CD3 का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो CD4 की उपस्थिति के कारण टी हेल्पर सेल्स कहलाते हैं CD4 पॉजिटिव सेल्स। यदि ये बात आपको समझ नहीं आ रही हो तो एक बार फिर आप रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन का वीडियो देखिए, जहां मैंने पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन का प्रोसेस बताया है। ये बताया कि किस तरह से TCR CD3 एंटीजन से कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसी समय टी हेल्पर सेल पर उपस्थित CD4 मार्कर MSC क्लास सेकंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये CD4 मार्कर और MSC क्लास सेकंड के बीच में बनने वाला कॉम्प्लेक्स, बनने वाला सिग्नल एक को स्टिमुलेटरी सिग्नल होता है, जिसके कारण कि TCR CD3 और एंटीजन के बीच का कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होता है और टी सेल का एक्टिवेशन होता है। टी सेल का एक्टिवेशन एक मैंडेटरी स्टेप है। जब तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा, किसी भी सतह पर, किसी भी लेवल पर इम्यूनिटी जनरेट नहीं हो सकती है। देन इसके साथ में रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन एक बहुत ही ज़रूरी मतलब वीडियो है। आप एक बार इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन के लिए ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो जो टी हेल्पर सेल होते हैं उनका एक्टिवेशन बहुत ही ज़रूरी है इम्यून रिस्पॉन्स के एक्टिवेशन के लिए। जो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल होते हैं वो लिम्फोकाइनिन्स रिलीज करते हैं, है ना। लिम्फोकाइनिन्स बोलें, साइटोकाइनिन्स बोलें, दे आर स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कि फर्दर एक एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल की पहचान होते हैं। मैंने रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन में भी बताया है कि जब कोई टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा तो उसके एक्टिवेशन की निशानी ये है कि वो इंटरल्यूकिन या साइटोकाइनिन रिलीज करेगा। उसी को लिम्फोकाइनिन भी बोला गया है यहाँ पे। और ये लिम्फोकाइनिन जो है ये एक्टिवेट करेंगे फर्दर या तो TC सेल को और जनरेट कर देंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर ये एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करेगा किसको, B सेल को, और जनरेट कर देगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये बात मैंने पिछले वीडियो में और कई वीडियो में बताई है कि कभी भी टी सेल के बिना B सेल एक्टिवेट नहीं हो सकता, टी हेल्पर सेल के बिना TC सेल एक्टिवेट नहीं हो सकता। यानी कि टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी स्टेप है और B सेल से तो इम्यूनिटी तब तक जनरेट हो ही नहीं सकती जब तक टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कारण टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है टी सप्रेसर सेल्स की। जो टी सप्रेसर सेल्स होते हैं वो B सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे, है ना, एंड दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटरी। ये मतलब B और T दोनों सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि इम्यून सिस्टम का कोई भी सेल ओवर एक्टिव हो जाएगा तो वो अपने ही बॉडी के लिए घातक होगा, क्योंकि वो अपनी ही बॉडी के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करना चालू कर देगा। इसलिए कोई ना कोई चेक इम्यून सिस्टम के सेल्स पे होना चाहिए। ये जो सेल्स होते हैं ये कहलाते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं और टी किलर सेल्स और टी हेल्पर सेल्स के फंक्शन को सप्रेस करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स या टी किलर सेल्स की। जो टी किलर सेल्स होती है ये एक बहुत स्मॉल पॉपुलेशन होती है जो कि अपने ही दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बॉडीज ओन सेल्स, ये अपने ही बॉडी के सेल्स को खाने की क्षमता रखती है। इन्हें कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। ये TC या TK से रिप्रेजेंट होते हैं। इनके सरफेस पे एक मार्कर होता है CD8, ठीक है। मैंने रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन का जो वीडियो बनाया उसमें बताया है बार बार कि टी सेल के ऊपर TCR मार्कर प्रेजेंट होता है जो कि CD3 हेटेरोडाइमर के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं TCR CD3 कॉम्प्लेक्स। TCR CD3 कॉम्प्लेक्स का काम होता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। और इसी के साथ में एक को स्टिमुलेटरी
मॉलिक्यूल टी हेल्पर सेल पर CD4 होता है और टी साइटोटॉक्सिक सेल पर CD8 होता है, जिनका काम अपने रिस्पेक्टिव MSC मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करना होता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया कि जो CD4 मार्कर होता है वो टी हेल्पर सेल पर उपस्थित होता है और MSC क्लास सेकेंड को रिकॉग्नाइज करता है। उसी प्रकार से जो CD8 मार्कर होता है वो TC सेल पर प्रेजेंट होता है और MSC क्लास फर्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और किस तरह से TC सेल एक्टिवेट होकर CTL में बदलेगा और ऑल्टर्ड सेल का लाइसिस करेगा, ये पूरा प्रोसेस मैंने रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन वाले वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ केवल आप इतना समझ लीजिए कि TC सेल टी साइटोटॉक्सिक सेल को कहते हैं। ये सेल्स की मदद से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट होती है। पहले टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होगा, फिर वो TC सेल को एक्टिवेट करेगा, TC सेल CTL में बदलेगा और ऑल्टर्ड सेल का लाइसिस करेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि TC सेल के ऊपर CD8 मार्कर होता है जो कि MSC क्लास फर्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स की या बी सेल्स की। बी सेल्स को बी सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका डेवलपमेंट बोन मैरो में होता है। यहाँ एक बात और बता दूँ, बोन मैरो में सभी हीमोपोएटिक स्टेम सेल होते हैं। देखना ये लिखी नहीं है यहाँ पर, मैं बता रही हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग कि हीमोपोएटिक स्टेम सेल की जो स्टेज होती है वो बोन मैरो में होती है। जब किसी हीमोपोएटिक स्टेम सेल के ऊपर Thy1 मार्कर लगा होता है तो वो जो सेल है वो उठ करके बोन मैरो से थाइमस में आ जाता है और या तो वो T सेल में बदलेगा या वो NK सेल में बदलेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी हीमोपोएटिक स्टेम सेल के ऊपर B220 मार्कर लगा हुआ है तो वो हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो में ही स्टे करेगा और B सेल में बदलेगा। ठीक है, सो देयर आर स्पेसिफाइड मार्कर्स विच डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ अ पर्टिकुलर लिम्फोसाइट। अगर किसी सेल के हीमोपोएटिक स्टेम सेल के ऊपर Thy1 मार्कर लगा है तो वो हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो से उठ करके कहाँ आ जाएगा, थाइमस में, और या तो T सेल में बदलेगा या फिर वो बदलेगा किस में, NK सेल में। लेकिन अगर किसी हीमोपोएटिक स्टेम सेल के ऊपर B220 मार्कर लगा हुआ है तो वो सेल जो है बोन मैरो में ही रहेगा और काहे में बदलेगा, B सेल के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर बी सेल्स का डेवलपमेंट बोन मैरो में होता है और बर्ड्स के अंदर जो बी सेल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में होता है, जो भी एक प्रकार का लिम्फॉइड ऑर्गन है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ाऊंगी। अभी के लिए बस बी सेल का स्ट्रक्चर समझ लीजिए और ये समझ लीजिए कि बी सेल भी एक प्रकार का लिम्फोसाइट है जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करता है और मौका मिलने पे एंटीजन प्रेजेंटेशन भी कर सकता है। बी सेल हैज द कैपेसिटी ऑफ बिहेविंग लाइक एन APC। इट कैन बी एक्ट लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, और बी सेल अगर किसी भी हीमोपोएटिक स्टेम सेल पे B220 मार्कर लगा हुआ है तो वो जो सेल है वो कहाँ स्टे करेगा, बोन मैरो में ही, और किस में डेवलप होगा, बी सेल में। ठीक है, नेक्स्ट इसी बी सेल का एक सब टाइप होता है। यदि आप रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन वाले वीडियो को देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन वाला जो वीडियो है वो पूरी इम्यूनोलॉजी की सार है। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गया तो आपको पूरी इम्यूनोलॉजी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हर जगह वही बात रिपीट होगी जो उस वीडियो में मैंने समझाई है। अब उसी वीडियो में आपको ये बताया गया है कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होने के बाद बी सेल को एक्टिवेट करते और बी सेल डिफरेंशिएट कर जाता है बी मेमोरी सेल और बी प्लाज्मा सेल में। बी प्लाज्मा सेल जो है इट इज अ टाइप ऑफ बी सेल जिसका मुख्य काम होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ये बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है और ये बनी हुई एंटीबॉडी एंटीजन से फाइट करती है और एंटीजन को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है। तो ये जो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल हैं दे आर टाइप्स ऑफ बी सेल जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको रिकॉग्निशन ऑफ
एंटीजन वाले वीडियो में दिया है और ये बताया कि बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है और बी मेमोरी सेल किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए जो है वो मेमोरी स्टोर करके रखता है ना। उसका मतलब मेमोरी स्टोर करके ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडी स्टोर करके रखेगा ताकि जब एक्चुअली एंटीजन अटैक करे तो वो उस एंटीबॉडी से फाइट कर सके। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का कंसेप्ट होता है वैसे ही मेमोरी सेल काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर बीमारी अगर एक बार हुई तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई, वो एंटीबॉडी जितनी यूज़ हुई और जो बची उसे स्टोर कर लिया गया ताकि जब अगली बार वही एंटीजन एंटर करा तो बनी हुई एंटीबॉडी ने पहले ही उस एंटीजन को फाइट करा और एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इस तरह से मेमोरी सेल काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मेमोरी हर डिजीज़ के लिए जनरेट नहीं होती। ठीक है, मीजल्स माता निकलती है, एक बार निकलती है, लेकिन बुखार बार बार आता है क्योंकि माता का जो एंटीजन है, वो जो मीजल्स का एंटीजन है उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम मेमोरी जनरेट कर पा रहा है, उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बना रहा है उसे स्टोर कर पा रहा है ताकि अब अगली बार जब ये एंटीजन आए तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन बुखार और फीवर के वायरस के खिलाफ आपकी बॉडी मेमोरी नहीं जनरेट कर पा रही है, तो मेमोरी सेल्स हर डिजीज़ के खिलाफ काम नहीं करते। थर्ड कैटेगरी जो लिम्फोसाइट्स की आती है वो आती है नल सेल्स। नल सेल जो है एक बड़ा ग्रैनुलर लिम्फोसाइट है जो कि जिसका डेवलपमेंट बोन मैरो में होता है। कुछ जो एनके सेल्स होते हैं उसका डेवलपमेंट टी सेल्स में ही होता है, मतलब इनका डेवलपमेंट बोन मैरो में भी हो सकता है और थाइमस में भी हो सकता है ना। टी सेल्स के साथ ही इनका डेवलपमेंट होता है। नल सेल्स जो है वो दे लैक द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सरफेस मार्कर दैट आर बाउंड इन दी B cell and T cell. There are two type of null cells. जो null cells होते हैं उनके मार्कर्स अलग होते हैं, जैसे कि T cell का मार्कर हुआ CD8 या TCR CD3, ये null cell के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता। आगे कहीं आपको पढ़ाया जाएगा कि null cell का एक स्पेसिफिक मार्कर होता है CD16। ठीक है, आपके सिलेबस में टॉपिक है एनके सेल्स का डेवलपमेंट, उसमें बताया जाएगा कि जिस प्रकार टी सेल के ऊपर TH के ऊपर CD4 होता है और TC के ऊपर CD8 होता है, उसी प्रकार एनके सेल के ऊपर CD16 मार्कर होता है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो लिम्फोसाइट ही हैं, यानी कि भाई बहन हैं आप कह सकते हैं टी और बी सेल के। और ये जो सेल्स हैं ये दे आर क्लासिफाइड एज ग्रुप 1 इनेट लिम्फोसाइट्स एंड क्विकली रिस्पॉन्ड टू वाइड वेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इनका जो मेन काम होता है, क्यों इन्हें इनेट इम्यूनिटी से जोड़ा गया, इनका जो मेन काम होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स का फैगोसाइटोसिस करना, मतलब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने में मदद करते हैं। और इनका जो एक्शन है वो कहीं कहीं इनेट इम्यूनिटी से भी जुड़ा होता है। फैगोसाइटोसिस को हमने इनेट इम्यूनिटी में भी पढ़ा था, जहां मैंने आपको फैगोसाइटोटिक बैरियर, एंडोसाइटोटिक बैरियर्स बताए थे। तो कभी कभी ये भी होता है कि टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, उसने एनके सेल्स को एक्टिवेट करा या मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करा और फिर गाड़ी जो है वो फैगोसाइटोसिस की तरफ या इनेट इम्यूनिटी की तरफ शिफ्ट हो गई। इसे आप ना तो कंप्लीट इनेट इम्यूनिटी वाला रिस्पांस कहेंगे ना कंप्लीटली एक्वायर्ड वाला कहेंगे। कहीं ना कहीं बॉडी ने एक कोरिलेटेड कोऑर्डिनेशन से काम किया। एक लेवल तक एनके सेल एक्टिवेट हुए, उसने वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को अटैक किया, उसको किल कर दिया, उसको लाइसिस कर दिया, या मैक्रोफेज एक्टिवेट हुए, उन्होंने फैगोसाइटोसिस कर दिया। परंतु ये मैक्रोफेज या एनके सेल एक्टिवेट कब हुए, जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ और उसने इंटरल्यूकिन सिक्रीट किए। तो उस इंटरल्यूकिन के साए तले या तो ये एनके सेल एक्टिवेट हुए या मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हुए, और उन मैक्रोफेजेस और एनके सेल को बोला गया कि आप फैगोसाइटोसिस बढ़ा दीजिए। तो ये इनेट इम्यूनिटी भी चली है यहाँ पे, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने भी अपना रोल प्ले किया। तो ऐसे भी रिएक्शंस कई बार होते हैं। देन किलर सेल्स जो हैं, अब आपको बताया था कि जो नल सेल्स हैं वो दो में कैटेगराइज होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। एक्चुअली जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट स्पेसिफिकली मोस्टली थाइमस में होता है। जब किसी टी सेल के ऊपर CD8 या CD4 मार्कर नहीं डेवलप होता तो IL-2 इंटरल्यूकिन की प्रेजेंस में वो सेल डेवलप कर लेता है CD16 मार्कर, और ऐसा सेल जो कि CD16 मार्कर
डेवलप कर ले वो कहलाता है नेचुरल किलर सेल। ठीक है, नल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू नेचुरल किलर सेल एंड किलर सेल्स। अब दूसरा ग्रुप जो होता है वो होता है किलर सेल्स का। ये लिम्फोसाइट की थर्ड पॉपुलेशन है। ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्स होते हैं। ये सेल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करते हैं और ये ऐसे सेल्स से बाइंड कर सकते हैं जिनमें आईजीजी एंटीबॉडी जिनके सरफेस पे लगी हो। ऐसा कोई भी सेल जिसके सरफेस पे रिसेप्टर के रूप में आईजीजी एंटीबॉडी हो या ऐसा कोई भी सेल जो कोटेड हो आईजीजी एंटीबॉडी से, उसे किल करने की ये जो क्षमता है किलर सेल्स रखते हैं। अभी सिर्फ इस लाइन को समझो। अब ये जो डिटेल है कि जब कोई एंटीबॉडी किसी सेल पर, ऑप्सोनाइजेशन का जो कंसेप्ट है ये हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि नल सेल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स और किलर सेल्स। दो जो नल सेल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट थाइमस में या बोन मैरो में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नल सेल्स का एक टाइप है नेचुरल किलर सेल्स, वो ज़्यादातर थाइमस में ही डेवलप होता है। और जब किसी सेल के ऊपर थाइवन मार्कर लगा होता है तो वो बोन मैरो से उठ के कहाँ चला जाता है, थाइमस में। और अगर वहाँ जाकर वो सेल CD4 और CD8 की जगह CD16 मार्कर डेवलप कर ले तो उसका डेवलपमेंट किस में हो जाएगा, नेचुरल किलर सेल में। और ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये वायरस इन्फेक्टेड सेल का लाइसिस करने में सहायक होते हैं। नल सेल की दूसरी कैटेगरी किलर सेल्स होती है जिनका डेवलपमेंट ज़्यादातर शायद बोन मैरो में होता हो, क्योंकि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्स हैं और इसलिए ये भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करते हैं और पर्टिकुलर सेल को किल कर सकते हैं। ठीक है, देन हम फोर्थ कैटेगरी पर आते हैं जो माइलोनॉइड लीनिएज से, नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जो माइलोनॉइड लीनिएज से डेवलप होने वाले सेल हैं। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि जो सेल माइलोनॉइड लीनिएज से डेवलप होते हैं उनमें मेन है आपके मोनोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स और डेंड्राइटिक सेल्स। अब सबसे पहले बात करें इम्यून सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण सेल की, जो है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो है, इसे अगर मैं शुद्ध हिंदी में बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं तो जब कोई मोनोसाइट ब्लड के अंदर घूमता रहता है तो घूमते घूमते वो बड़ा होता है और डेवलप कर जाता है मैक्रोफेजेस में। ये सदैव याद रखिएगा कि प्रिकर्सर ऑफ मैक्रोफेज इज अ मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है उसका डेवलपमेंट माइलोनॉइड लीनिएज से होता है और मोनोसाइट ब्लड के अंदर वंडरिंग मोनोसाइट्स, आप अगर क्यूबे वगैरह इम्यूनोलॉजी की मेन बुक्स देखेंगे तो उनमें आपको यही डेफिनेशन मिलेंगी, वंडरिंग मोनोसाइट्स इन द ब्लड आर कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। ठीक है, मोनोसाइट्स जो हैं वो स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में और ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, अनलाइक ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स अंडरगो डिफरेंशिएशन। ग्रैन्युलोसाइट्स की तरह जो मोनोसाइट्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन होता है और वो डेवलप हो जाते हैं मैक्रोफेज में और सेटल हो जाते हैं टिश्यू में। ठीक है, स्पेशली ये कहाँ पाए जाते हैं, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, लिम्फॉइड टिश्यू में। जहाँ जहाँ ये मोनोसाइट प्रेजेंट होंगे वहाँ वहाँ ये मैक्रोफेज में बदलेंगे और हर उस जगह पर मैक्रोफेज एपीसी की तरह काम करेगा। अब ये स्प्लीन और लिम्फ नोड में जब ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ाऊंगी कल, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैक्रोफेजेस हैं इसका हमेशा याद रखिएगा, बॉडी के सबसे अच्छे, सबसे पोटेंट, सबसे सक्षम एपीसी होते हैं मैक्रोफेज। बॉडी के सबसे अच्छे फेगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज अपनी दो प्रॉपर्टी से जाने जाते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड एडहेशन। इनका मतलब है, फेगोसाइटोसिस का मतलब है किसी सेल को एंगल्फ करके उसे खा जाना और एडहेशन का मतलब है किसी सेल से एडहेर होकर चिपक के रहने की जो क्षमता होती है वो एडहेशन कहलाता है। ये दो मैक्रोफेज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हैं। इन्हीं के कारण ये एक बहुत ही सक्षम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स माने जाते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हम उन सेल्स को कहते हैं जो एंटीजन के बॉडी में एंटर होते ही उसे एंगल्फ करके, उसे तोड़ के अपनी सतह पर प्रेजेंट करने की क्षमता रखते हो। ऐसे सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहलाते हैं। तो मैक्रोफेज एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मैक्रोफेज इम्यून सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट
सेल्स होते हैं। इसी प्रकार से दूसरी कैटेगरी के सेल्स होते हैं ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स इफेक्टर सेल्स है हमारे इम्यून सिस्टम के। अब ये जो बता रही हूँ ये याद रखिएगा कि ये नीमोटोड एंट्री या पैरासिटिक इन्फेक्शंस में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि पैरासिटिक इन्फेक्शंस में कौन से सेल्स का चीफ रोल होता है, तो याद रखिएगा ईओसिनोफिल्स का चीफ रोल होता है। 8 μm डायमीटर में होते हैं, न्यूक्लियस इनका बाइलोब्ड होता है, पिंक स्टेन लेते हैं जब आप ईओसिन से इन्हें स्टेन करें। इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स दिख जाएंगे, है ना। ये जो हैं ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का या एलर्जिक डिजीजेस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो टोटल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक बात को भी समझिएगा कि जो ये जो पूरा हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये WBC का पढ़ रहे हैं। WBC आप बचपन से पढ़ते हैं कि दे आर नोन एज दी फाइटर सेल्स ऑफ आवर बॉडी। WBCs आर क्लासिफाइड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। उसी क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं। जो ऊपर मैंने चार्ट पढ़ाया आपको उस स्टेम सेल के फॉर्म में, पर ये सारे वो मैंने स्टेम सेल से बताया आपको कि 3 क्लीवेज होगी और डेवलपमेंट होगा, पर ये सब WBCs हैं। और ये भी याद रखिएगा कि ईओसिनोफिल WBC का 0.5 से 1% कंपोनेंट बनाता है। मतलब जितने भी WBC हैं उसमें से 0.5 से लेके 1% जो उसकी पॉपुलेशन है वो ईओसिनोफिल्स की है। और जब किसी भी पर्सन में एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं तो उसके अंदर ईओसिनोफिल का जो कंसंट्रेशन, जो नंबर है वो बढ़ जाता है। और अगर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन है तो भी ईओसिनोफिल का नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है न्यूट्रोफिल्स की। ये वाइट ब्लड सेल्स, ये ग्रैन्युलोसाइट कहलाते हैं। ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये 40 to 60% पॉपुलेशन जो है वाइट सेल्स की वो न्यूट्रोफिल्स से बनी होती है, ठीक है। दे आर दी फर्स्ट सेल्स टू अराइव ऑन द सीन वेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि है, बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहला सेल होगा जो वहाँ पहुँचेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पाए जाने वाला सबसे पोटेंट सेल होता है न्यूट्रोफिल। एक नॉर्मल जो न्यूट्रोफिल काउंट होता है वो 2500 से 7500 के बीच में होता है ना, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में तो ये इसका जो काउंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसका काउंट लो है, अगर न्यूट्रोफिल का काउंट आपकी CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट हम कराते हैं उसमें अगर न्यूट्रोफिल का काउंट लो आ रहा है तो ये डेसिग्नेट कर सकता है एक तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्टामिन, उसकी डेफिशिएंसी में ये काउंट कम होता है। कीमियोथेरेपी हो रही हो तब ये काउंट कम होता है, या किसी भी डिजीज कंडीशन में ये काउंट कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ईओसिनोफिल याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल याद रखिएगा, मैक्रोफेजिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी न सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो सेल्स एंटीजन की बॉडी में एंट्री होने के बाद उसे एंगल्फ करते हैं, उसे तोड़ते हैं और अपने सरफेस पे प्रोसेस करते हैं, इन सेल्स को कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। जैसे मैक्रोफेजेस, जैसे डेंड्राइटिक सेल्स, लैंगरहैंस सेल्स भी, जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, हमारे पेंक्रियास होते हैं उसके 2 हिस्सा होता है ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स उसमें पढ़ाए जाते हैं ना, वो भी APC की तरह काम कर सकते हैं। और B सेल्स ये भी APC होते हैं, ठीक है। जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अगेन इनका ये कहाँ से डिराइव होते हैं, बोन मैरो से डिराइव होते हैं, ठीक है। ये भी वही काम करते हैं कि T सेल को एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। और ज़्यादातर ये T सेल ये MSC क्लास 1 कंटेन करते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर MSC क्लास 1 कंटेन कर रहे हैं तो डेंड्राइटिक सेल का ज़्यादा कॉन्टेक्ट किस सेल से होगा। MSC क्लास 1 को पहचानने वाला मार्कर किस सेल के पास होता है,
टी सी सेल के पास, तो ज़्यादा कांटेक्ट होगा टी सी सेल से, यानी कि ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करने में उतना रोल नहीं प्ले करेंगे जितना डायरेक्टली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट करने में करेंगे या टी सी सेल के एक्टिवेशन में करेंगे। और लैंगरहैंस सेल्स जो होते हैं ये बोन मैरो से डिराइव होते हैं और एपिथेलियम तक पहुंचते हैं और एंटीजन रिकॉग्निशन करते हैं। ये क्लास 1 क्लास 2 दोनों को एमएससी मॉलिक्यूल्स को पहचान सकते हैं, ठीक है। देन मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मास्टोसाइट्स कहा जाता है या लेब्रोसाइट कहा जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, है ना, और इनमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन और हिपेरिन में रिच होते हैं। देन स्पेशली ये एक इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट डिराइव फ्रॉम माइलोनॉइड स्टेम सेल लीनिएज। ये माइलोनॉइड स्टेम सेल लीनिएज के उससे डेवलप होने वाले सेल्स होते हैं, टिश्यू में पाए जाते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। मोस्टली जो म्यूकोसल सरफेस होता है गट का, लंग्स का, स्किन का, ब्लड वेसल्स का, वहाँ ये पाए जाते हैं और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि इनका क्या रोल है। अभी तो ये याद रखिए कि मास्ट सेल्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो है वो टाइनी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो कि अपनी बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन में मददगारी होते हैं। अगर कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हो जाए तो ये प्लेटलेट्स को सिग्नल करता है और प्लेटलेट वहाँ पे जाके क्लॉट फॉर्मेशन में सहायक होते हैं, ठीक है। दे हैव क्लास 1 एमएससी प्रोडक्ट एंड रिसेप्टर्स फॉर, इनके पास आईजीजी के रिसेप्टर होते हैं और इनके पास क्लास 1 एमएससी प्रोडक्ट भी होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो बस ये याद रखिएगा आईजीजी के रिसेप्टर होते हैं और इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। और ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी कोई इंजरी होती है तो क्लॉट बनाने के लिए प्लेटलेट्स आवश्यक होते हैं। सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्लड निकलता है वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन चाहिए होता है। रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, उस रिएक्शन को मीडिएट करने के लिए प्लेटलेट्स सबसे पहले इंजरी की साइट पे पहुंचते हैं। अब लास्ट कैटेगरी आती है इरिथ्रॉइड क्लीवेज की, लीनेज की, जिससे कि आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो इसी लीनेज से होता है। स्टेम सेल्स धीरे धीरे आरबीसी में डेवलप होते हैं और आरबीसी का जो बनने की प्रोसेस होती है उसे इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, जो 4 से 6 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंथेसिस एंड इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये जो पूरी प्रोसेस है इसके दौरान ये जो है जैसे ही आरबीसी बनेगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो राइज होगा। तो ये पूरा जो कंसेप्ट था, पूरी लीनिएज आपको आई होप समझ में आई होगी। रिसेंट स्टडी देख लेते हैं। 2008 में क्यूरोसावा और क्वेटो ने एनेस्थेसिस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इन इम्यून रिस्पॉन्सेस, इम्यून सिस्टम में जो इम्यून रिस्पॉन्सेस कैसे जनरेट होते हैं इन पे काम हुआ है। और रिसेंटली लिम्फ नोड स्टोमल सेल्स कैटोग्राफ्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड हम कल पढ़ेंगे जब हम ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से स्टोमल सेल्स काम करते हैं, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, इसके ऊपर रिसेंट रिसर्च अभी चल रही है। कंक्लूजन ये इसका ये बताता है कि किस तरह से 3 लीनिएज होती हैं जिससे इम्यून सिस्टम के सेल्स का डेवलपमेंट होता है। एक होती है माइलिनॉइड लीनिएज, एक होती है इरिथ्रॉइड लीनिएज और एक होती है लिम्फॉइड लीनिएज। लिम्फॉइड लीनिएज से लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट होता है, माइलिनॉइड लीनिएज से जो जितने भी अदर सेल्स हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, इनका डेवलपमेंट होता है। और इरिथ्रॉइड सेल्स लीनिएज से आरबीसी का डेवलपमेंट होता है। टॉपिक थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन आप इसको अपने अकॉर्डिंगली छोटा कर लें। बीएससी और एमएससी दोनों ही लेवल पे इतना बड़ा नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक को आप छोटा कर लें। ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेएनयू की तैयारी करें, नेट हो, स्लेट हो, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।